नमस्कार, मैं हूँ सुबोध चतुर्वेदी। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। आज मैं आपको सुना रही हूँ जिंदगी हार गई। क्यों रे पप्पू, नहीं मानेगा? अब खेलता ही रहेगा कि स्कूल भी जाएगा? देख, मैं तेरे लिए कितना अच्छा बस्ता खरीद कर लाई हूँ, पर स्कूल में पहले की तरह किताबें मत घुमाना। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जा, नहीं तो बुलाती हूँ दरोगा जी को। दरोगा जी यानी सावित्री के काल्पनिक पति। पप्पू, रमिया, मुन्ना, छुटकू, लक्ष्मी, न जाने कितने काल्पनिक बच्चे। रोज बच्चों पर डांट पड़ती, कभी स्कूल जाने के लिए, कभी घर पर पढ़ने के लिए, कभी समय पर न सोने के लिए। बच्चों के नाम रोज बदल जाते, पर पति दरोगा जी ही रहते। सावित्री मेरी इस कहानी की केंद्रीय पात्र है। पैदाइशी कुछ कुछ पागल है। माँ दो चार घर में बर्तन करती थी। पति दो छोटी लड़कियों को छोड़कर अचानक चल बसे थे। पहले जिंदगी अपनी सही रफ्तार से चल रही थी। वह मजदूरी करती थी, घर में गुजर बसर आराम से हो रही थी कि यकायक गर्मी के दिनों में काम पर ही लू लपट लगने से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। होनी को कौन टाल सकता है। माँ ने दिल पर पत्थर रख लिया, घर घर काम करना शुरू किया। सावित्री की माँ को यह देखकर समझा जा सकता है कि कैसे अचानक दुनिया बदल जाती है। छोटी लड़की दमयंती थी। वह अपनी उम्र से ज्यादा होशियार थी। शायद सावित्री के हिस्से की बुद्धि भी उसकी झोली में विधाता ने डाल दी थी। परिणाम यह निकला कि किसी तरह माँ ने छोटी लड़की को स्कूल भेजना जारी रखा। फीस माफ होती रही, स्कूल से किताबें मिलती रहीं, कुछ दो चार रहम दिल मिल जाते थे जो उसकी यूनिफॉर्म आदि का खर्चा उठा लेते। जब दमयंती बीए में पढ़ रही थी, माँ ने एक अच्छा लड़का देखकर उसका ब्याह रचा दिया। सावित्री की जिंदगी में नाटकीय मोड़ दमयंती के विवाह के बाद ही आया। अचानक उसने विद्रोह कर दिया। पहले माँ के साथ काम पर जाती थी, अब उसने जाने से साफ मना कर दिया। उसका पागलपन दिन पर दिन बढ़ने लगा। मन में दबी इच्छाएं सिर उठाने लगीं। एक कुंवारी लड़की के सपने अंगड़ाई लेकर जाग गए। अभी तक तो वह स्वयं को कामकाज में व्यस्त रखती थी, पर अब खाली समय, खाली दिमाग ने पहले दरोगा के रूप में पति की कल्पना की। उसकी नज़र में शायद सबसे ताकतवर इंसान पुलिस का दरोगा होता होगा। उसकी दबी चाहत रही होगी कि दरोगा की बीवी बनकर सब उसको सलाम करें, उसके साथ अदब से पेश आएं। वह जब तक आसपास के लोगों से उलझ जाती, गालियां देने पर उतर आती, कभी कभी डंडा उठा लेती, फिर धमकी देती। यह दरोगा का डंडा है, ऐसी मार मारेगा कि नानी याद आ जाएगी। कभी थाने में बंद करवाने की धमकी देती। आने दो दरोगा जी को, बांध कर तुम सबके बैत लगवा दूंगी, छठी का दूध याद आ जाएगा। लोग परिहास करते, कभी तरस खाते। बच्चे तो नासमझ होते हैं, उनके लिए तो सावित्री मनोरंजन का साधन थी। दमयंती के ससुराल चले जाने से वह कुछ ज्यादा ही उग्र हो गई थी। आज सुबह तो हद हो गई। उसने अपनी माँ का माथा फोड़ दिया, ईंट दे मारी। बेचारी का कसूर इतना ही था कि उसने घर में झाड़ू बर्तन करने को कह दिया था। वह अचानक हिंसक हो उठी थी। तुम जानती नहीं किससे बात कर रही हो? मैं दरोगा की बीवी हूँ, तुम्हारे घर में झाड़ू बर्तन करूंगी? आइंदा कहकर देखना। निशाना बांधकर उसने ईंट दे मारी। खून का फव्वारा बह निकला। हम लोग जबरदस्ती उसे पट्टी बंधवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ ले गए। रास्ते भर उबलती रही थी। अब आप ही बतलाओ, इसे छोड़कर मैं कैसे काम पर जाऊं? दिन भर तो खाने को चाहिए, एक बार में 8-10 रोटी खाएगी। अकेला छोड़कर जाओ तो आफत, पता नहीं किस किस से मारपीट कर डाले। बंद करके उस दिन गई थी, आपने देखा ही था। बक्से के सारे कपड़े निकालकर कमरे में आग लगा दी थी। वह तो भला हुआ आप लोगों का, नहीं तो उसने तो मेरा पूरा घर ही राख कर दिया होता। मेरी आंखों में उस दिन का दृश्य कौंध गया। सर्दियों के दिन थे, मैं दोपहर धूप में छत पर बैठ किताब पढ़ रही थी। अचानक सावित्री के घर की ओर निगाह गई। खिड़की में से धुआं निकल रहा था, दरवाजे पर ताला लटक रहा था। अनहोनी की आशंका से मैं कांप गई। तुरंत अड़ोस पड़ोस को एकत्र किया। खिड़की में से देखा, कपड़ों की होली जल रही है और सावित्री अंदर ताली बजा बजा कर ठहाके लगा रही है। किसी तरह उसे बाहर निकाला। आग बुझाई गई, पर
किसी बात का असर नहीं था। शाम को जब उसकी माँ लौटी तो पूरा वाकया जानकर स्तब्ध रह गई। कहने लगी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। इसने तो अपनी चिता ही जला ली थी। मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाती। अब आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी। उसकी स्थिति देखकर बड़ा तरस आता। मेरे एक परिचित मानसिक चिकित्सालय में पदस्थ थे। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर सावित्री को वहां ले गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने दो ही बातें बताई। एक तो बीमारी उसकी इतनी गंभीर नहीं थी कि उसे पागल खाने में रखा जाए। दूसरे, बीमारी के लक्षण तभी दिखते थे जब वह किसी कारण से उग्र होती थी, अन्यथा वह सिर झुकाए चुपचाप मकान मालिक के यहाँ 24 घंटे काम करती रहती। एक खासियत उसमें थी, काम करते करते उसका स्वगत भाषण। उस समय वह किसी की माँ होती, किसी की पत्नी होती, कभी दरोगा जी पर नाराज होती कि उसे सिनेमा दिखाने क्यों नहीं ले जाते, कभी बड़े मनोहार से उन्हें हलवा खीर खिलाना चाहती, कभी उनके बच्चों की शिकायत करती, कभी उनसे प्रेम की बातें करती। काल्पनिक बच्चे दो चार हमेशा उसके आसपास रहते। अक्सर जो मन में आता उसी नाम से उन्हें संबोधित करती, कभी प्यार करती, कभी मारती डांटती। कहने का मतलब है कि सारे क्रियाकलाप उसे एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में ले जाते जो उसकी वास्तविक दुनिया से कोसों दूर थी, पर अवचेतन में कहीं न कहीं ग्रस्त जीवन का सुख उठाने की दबी चाह अवश्य थी, जो इस तरह जब तक उजागर होती रहती थी। उसकी माँ को एक ही चिंता थी कि मेरे बाद इसका क्या होगा। मैं कोई जिंदगी भर तो बैठी नहीं रहूंगी। हम लोग उसे तसल्ली देते, भगवान की रचना है, कुछ तो सोचकर उन्होंने इसे धरती पर भेजा होगा। वह निश्वास लेते हुए कहती, मैं आपसे सच कह रही हूँ। मैं तो भगवान से यही मनाती हूँ कि हे भगवान, मेरे जीते जी इसे अपने पास बुला ले। धरती पर यह तुमने जो बोझ भेजा है उसे तुम ही हल्का कर दो। क्या कोई माँ अपने बच्चे के लिए ऐसी दुआएं मांग सकती है? पर मैं ऐसी ही एक अभागी माँ हूँ कि अपनी बच्ची की मौत की दिन रात कामना करती हूँ। पता नहीं उस माँ की दुआ में क्या असर था। सावित्री को मौत तो नहीं आई, पर उसके साथ जो हुआ वह मौत से भी बदतर था। जवान शरीर था, दिमाग सही नहीं था तो क्या हुआ, किसी मनचले ने मौका पाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। सबको पता तब चला जब शाम के झुटपुटे में वह रोती चिल्लाती उस अज्ञात व्यक्ति को की 7 पीढ़ियों को तारते हुए घर लौटी। उसे यह तो भान हो गया था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, पर क्या, यह समझने में असमर्थ मुट्ठियां तान रही थी। कभी अपने कपड़े नोचने लगती। हवा स्तब्ध थी। इतने लोग खड़े थे पर सभी असहाय। पुरुष वर्ग आक्रोश से मुट्ठियां भींच रहा था। स्त्रियां अब क्या होगा का प्रश्न आंखों में लिए एक दूसरे की ओर देख रही थीं। सावित्री की माँ सिर पकड़े एक कोने में बैठी थी। पुलिस में रिपोर्ट करने की बात भी उठी, मेडिकल भी होगा, पर पुलिस का रवैया सब जानते हैं। शिकायत दर्ज भी होगी तो किसके खिलाफ। माँ ने इसे भी किस्मत का खेल समझकर परिस्थितियों से समझौता कर लिया। समस्या तो तब आ खड़ी हुई जब 2-3 महीने में ही सावित्री की देह में परिवर्तन दिखने शुरू हुए। अलसाई सी खाट पर पड़ी रहती, खाना खाते ही उल्टी कर देती। माँ का माथा ठनका। वह घबराई हुई मेरे पास आई, बोली, अब बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँ। यह एक मुसीबत कम थी मेरे लिए, जो अब दूसरी ओर। वह फूट फूट कर रो रही थी। आप तो डॉक्टर से कह सुनकर छुटकारा दिलवा दो। मैंने उसे आश्वासन तो दे दिया, पर मेरी नज़र में उसके वे काल्पनिक बच्चे घूमने लगे। उसका मातृत्व मानव चुनौती बनकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मुझे लगा कि हम में से किसी को भी क्या हक बनता है कि उसे ममता से वंचित कर दें। एक औरत के लिए माँ बनना दुनिया के सुंदरतम उपहारों में से एक है, और उसे हम लोग वंचित करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं। विकल्प ढूंढते ढूंढते मेरा सिर चकरा उठा। यदि हम लोग सोचें कि उसके बच्चे की परवरिश कोई और कर लेगा, दुनिया में बहुत से निसंतान दंपति मौजूद हैं, पर यदि बच्चा पागलपन के लक्षण लेकर पैदा हुआ तो? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने आकर खड़ा हो गया। इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। मैं आंखों में आंसू लिए इस समस्या का निदान ईश्वर से ही चाह रही थी। रोज रात को सोने से पहले प्रभु से प्रार्थना करना नहीं भूलती थी। ईश्वर अपने भक्तों की सुध अवश्य लेता है। कोई न कोई इस समस्या का निदान सामने आ ही जाएगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। प्रकृति भी चारों ओर से उदास ही लगती थी।
एक दिन मरणांतक पीड़ा को झेलती हुई सावित्री को अचानक अस्पताल ले जाया गया। ईश्वर ने संभवतः कोई समाधान खोज लिया था। असमय हुई प्रसव पीड़ा से बच्चा तो काल कलवित हुआ ही, साथ ही बहुत अधिक रक्तस्राव होने से सावित्री को भी नहीं बचाया जा सकता। माँ का वह फूट फूट कर रोना, हम लोगों की निशब्द सांत्वना, ईश्वर के पास इससे अच्छा निदान शायद कोई हो नहीं सकता था। वह जिंदगी हार गई थी। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे सुबोध चतुर्वेदी से उनकी ही लिखी कहानी जिंदगी हार गई। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। धन्यवाद।